हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट कुछ 2 सालों से इस पर्टिकुलर एक्ट में से ही आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से, जिसमें कि जो टाइप ऑफ डिलीवरीज हैं उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही डिस्कस करेंगे। नाउ एक और चीज रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड। सी, जो टाइम ऑफ एंट्री आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है आप उसी को फॉलो कीजिए। काफी सारी जगहों पर 4 to 6 लिखा हुआ है, क्योंकि यही उनका पहला जो पहले के टाइम पे जो टाइम स्लॉट्स यूज करते थे वो यही वाला टाइम स्लॉट यूज करते थे, 4 to 6। बट ड्यू टू करंट सर्कमस्टांसेस अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम में ऊपर नीचे आ गया होगा। सो दैट इज़ वाई जो भी टाइम उन्होंने आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया है आप सिर्फ उसको फॉलो करो। जो उन्होंने एंट्री टाइम आपको दे रखा है कोशिश करो कि आप उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाओ, और ताकि आपकी जो भी एंट्री वगैरह है उसमें कोई दिक्कत ना हो। आई होप ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। यस, दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वही वाला है जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, मैं उसी में से आपको पढ़ाने वाली हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल का दूसरा नाम है हमारे पास ऑफर। तो सेक्शन 2A डिफाइन करता है कि भाई जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस बताता है कि भाई मैं ये काम करूंगा, या फिर वो उससे ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इसको हम कहते हैं एक प्रपोजल या फिर ऑफर। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing something with a view to obtain the approval of other. Such act or abstinence is called is said to make a प्रपोजल। सी, जब हम बात करते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की, जो सबसे हमारा पहला स्टेप होता है वो है एक ऑफर। जब तक दूसरा इंसान आपको कोई ऑफर नहीं देता है तब तक आपका जो ये प्रोसेस है ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की या फिर एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो हमारे पास है ऑफर का, कि कोई हमें जब ऑफर देगा या फिर कोई प्रपोजल देगा उसके बाद ही तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर डिनाई करोगे। नाउ टाइप्स ऑफ ऑफर। तो टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या है, एक होता है हमारे पास जनरल ऑफर जो कि है फॉर पब्लिक एट लार्ज। जैसे कि कोई यू नो कोई एक टॉपिक था जो कि पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड था, तो किसी ने एडवर्टाइजमेंट में कोई पोस्ट वगैरह मतलब एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में कि भाई सो एंड सो जो है वो आपके व्यूज जानना चाहते हैं अबाउट सो एंड सो टॉपिक। तो इसमें क्या है, ये एक ऑफर है और कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि कोई भी जा सकता है और मतलब अपने जो व्यूज हैं वो बता सकता है उनको। देन यू हैव स्पेसिफिक ऑफर, टारगेट पॉपुलेशन और पर्सन कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। स्पेसिफिक ऑफर कैसे होता है, जैसे सपोज आपके पास एक जॉब ऑफर आया, तो वो जो जॉब ऑफर है वो स्पेसिफिकली आपके पास आया है, तो सिर्फ आप ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। कोई और जो इंसान है, जैसे सपोज जॉब ऑफर आपके पास आया है तो आपका फ्रेंड उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। देन यू हैव क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, जैसे कि दो इंसान थे, सपोज आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों ने मन ही मन में ये डिसाइड कर लिया कि चलो हम जाते हैं ऋषिकेश। तो आप दोनों ने
आपके फ्रेंड ने भी सोचा कि मैं पूछता हूँ अपने दूसरे दोस्त से कि भाई वो ऋषिकेश चलेगा, और आपके दोस्त ने भी यही कहा कि चलो ऋषिकेश चलेंगे। तो इन दिस केस क्या हुआ कि दोनों ने सेम ही प्रपोजल जो था वो किया ऑफर, और पता ही नहीं था दोनों को एक दूसरे के बारे में कि भाई इन दोनों ही पार्टियों ने यही ऑफर ऑफर किया है। तो यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिकल ऑफर्स आर मेड, तो ये हो गया आपके पास क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के बाद आता है आपके पास काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो ओरिजिनल ऑफर था, उसके आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ही चेंज कर दिए, और जिसकी वजह से आपने वो जो ओरिजिनल ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और आपने अपना एक काउंटर ऑफर बनाया। जैसे सपोज मैंने अभी आपसे बोला कि आपके फ्रेंड ने बोला कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, तो आपने कहा कि सी मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, बट मैं ऋषिकेश नहीं जाऊंगा, मुझे श्रीनगर जाना है। तो इन दिस केस आपने क्या किया, जो ओरिजिनल ऑफर था ऋषिकेश वाला उसको आपने रिजेक्ट किया, और आपने अपना ही एक ऑफर उनको दे दिया। देन यू हैव स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। तो ये क्या है कि ऑफर ओपन ओपन फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप कभी भी आ जाना हमारे पास, और हम आपकी कोई पर्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट है इसको हम वापस कर देंगे। जैसे कुछ कुछ शॉप्स में तो क्या होता है, वो बोल के रखते हैं कि भाई अगर आप 10 डेज के अंदर आ जाते हो तो हम आपको जो भी ये आपका सामान है वो एक्सचेंज करके दे देंगे या फिर रिटर्न करके दे देंगे। कुछ ऑफर्स में क्या होता है कि भाई उन्होंने बोला कि कभी भी खराब हो ना, आप लेके आ जाना, हम आपको दूसरा पीस दे देंगे। तो दीज आर योर स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर्स। इसके बाद आता है रूल्स एज टू ऑफर, कि क्या क्या रूल्स जरूरी हैं। जैसे जब आप कोई ऑफर दे रहे हो किसी को, तो क्या क्या रूल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला तो ये है कि कुछ लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके वो, ऐसा कुछ हमें ऑफर देना है। फिर सर्टेन, डेफिनेट और वेग नहीं होना चाहिए। तो मतलब सर्टेन होना चाहिए, और इंसान को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो क्या वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाला है, या फिर वो कुछ ऐसा फिक्स चीज नहीं है। ओके। फिर है हमारे पास डेफिनेट, कि आपने एग्जैक्टली उसको बता दिया है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो वेग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कहोगे आप कि भाई कि तुम्हें 20th फ्लोर पे जाना है बिल्डिंग के और उससे नीचे कूद जाना है। तो इस टाइप के आप ऑफर्स नहीं दे सकते हो, और लीगल रिलेशनशिप भी वो क्रिएट करता हो, इस टाइप का ऑफर होना चाहिए। नाउ ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। तो ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। तो डिफरेंट चीज कैसे है ये, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, ओके, तो ये एक इनविटेशन दे रहा है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भाई आओ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लो, और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये आपको इनवाइट किया जा रहा है। जिस भी इंसान ने रजिस्टर किया है जरूरी नहीं है कि उसका एडमिशन हो ही हो। ओके। तो ये आपको एक इनविटेशन टू ऑफर दिया गया है, ना कि एक ऑफर दिया गया है कि हमारे कॉलेज में आके एडमिशन लो। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, मतलब कि या तो आप लिख के बोल के या बता के भी कर सकते हो, या फिर वो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड कैसे हो सकता है, जैसे कि आप किसी बस के अंदर गए, ओके, तो आपने जो वहाँ पे जो कंडक्टर था उसको पैसे दिए कुछ, और अब ये तो है नहीं कि आपने उसको पैसे दे दिए, टिकट ले ली तो वो आपको बाहर निकाल देगा बस से। यहाँ पे इम्प्लाइड सी बात है कि अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो दैट मीन्स कि आप इस बस से कहीं पर जाना चाहते हो, जो भी डेस्टिनेशन आपने उसको बताई है वहां तक जाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ना कुछ लिख के या बोलने की जरूरत नहीं कि भैया मुझे वहां तक ले चलो। दिस इज इम्प्लाइड। After that, you have should not contain a term the non-compliance of which will amount to acceptance। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई टर्म ना हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपसे बोले कि अगर आप यहाँ पे हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तो हम ये मान लेंगे कि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
उन्होंने कहा कि अगर नहीं करते हो रजिस्टर तो हम मान लेंगे। या फिर सिंपल सा चीज, ऐसा कुछ चीज मान लो कि जैसे आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज किया रात के 2 बजे, उससे कहा कि भाई अगर तूने 5 मिनट के अंदर मुझे रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब मैं ये मान लूंगा कि तू मुझे 5,000 रुपए देने के लिए रेडी है। तो इन दैट केस हो सकता है कि वो इंसान को पता ही नहीं है कि भाई आपने कुछ ऐसा मैसेज कर रखा है या नहीं कर रखा है, और तो इन दिस सिचुएशन ये कोई वैलिड ऑफर आपका नहीं माना जाएगा। Now you have special terms of an offer shall be brought into the notice of the other party। तो अगर कोई भी स्पेशल टर्म है या फिर कोई चीज है ऐसी जो कि दूसरी पार्टी को पता होनी चाहिए अबाउट द ऑफर, तो वो सारी चीजें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। जैसे हमारा जो सपोज किसी ने बोला कि इस पर्टिकुलर शॉप पे 50% ऑफ चल रहा है, ओके, और फिर वहां पे एक एस्टेरिस्क रहता है ना साइड में, तो टर्म्स एंड कंडीशन पीछे मेंशन होती है कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट है, या फिर ये ऑफर सिर्फ 31 सितंबर तक, सॉरी 31 अगस्त तक ही वैलिड है, या फिर कुछ इस टाइप से चीजें उन्होंने दे रखी होती हैं। तो जो भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको बतानी होंगी दूसरी पार्टी को। नाउ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जब कोई पर्सन जो भी उसको ऑफर मिला है बताता है कि भाई मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है वो सेड ऑफर या फिर प्रपोजल, तो इसको हम कहते हैं कि जब कि हमने वो जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब कोई ऑफर या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब रूल्स हैं कुछ रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपसे बोला है कि आपको उनके पोर्टल पे जाकर ही रजिस्ट्रेशन करना है, और आप अपने मन के अंदर ही ये मान के चल रहे हो कि हाँ मेरे को एडमिशन लेना है, रजिस्टर भी करना है, पर आपने उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जो उन्होंने आपको एक इनविटेशन दिया था ऑफर का, वो नहीं माना जाएगा। जब तक आप एग्जैक्टली वो चीज नहीं करते हो तो तब तक वो मतलब एक्सेप्टेंस होगी ही नहीं, जब तक आप एग्जैक्टली वो चीज नहीं करते हो जो कि बोली गई है उस काम के लिए। देन यू हैव एक्सेप्टेंस मस्ट बी टू एन ऑफर। तो जब तक आपको कोई ऑफर नहीं देता तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इसमें एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था, अगर आपको याद हो तो ये जो गौरी दत्त थी इनका कोई नेफ्यू था, वो खो गया था, और उन्होंने मतलब न्यूज़पेपर में कोई एड वगैरह दी थी कि भाई मेरा भतीजा खो गया और जो भी ढूंढे के लाएगा उसको उसको मैं 10,000 रुपीज दूंगी। तो ये जो लालमन शुक्ला था, गौरी दत्त ने इसको पहले से ही इस काम पे लगा दिया था कि आप मेरे जो भतीजा है उसको ढूंढो। पर लालमन शुक्ला को ये नहीं पता था कि गौरी दत्त ने कोई एड वगैरह भी दी है न्यूज़पेपर में अबाउट दिस। बाद में वो जब ढूंढ के लिए आता है तो उसको कहीं से पता चलता है कि भाई 10,000 रुपीज का इनाम था जो भी ढूंढ के लाता। तो वो गौरी दत्त के पास जाता है और कहता है कि मेरे को दो पैसे, 10,000 रुपए मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो फिर जो इसका रिजल्ट था वो ये आया था कि क्योंकि लालमन शुक्ला को ऐसा कुछ पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, तो इस वजह से ये चीज जो थी वो इनवैलिड थी। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। तो जिस भी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जिस भी तरीके से बोला गया है आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना होगा ऑर्डर, अपनी तरफ से आप कुछ भी चीज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे था ना एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे उन्होंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि जो भी जैसे सपोज बीकॉम के लिए कुछ कंडीशंस होंगी उनकी कि अकाउंटेंसी पढ़ी होनी चाहिए आपने, तो कोई इंसान जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। देन यू हैव एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। तो सेम रजिस्ट्रेशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। तो जब तक रजिस्ट्रेशन ऑफर है ओपन है तभी तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो उनका ये जो इनविटेशन टू ऑफर है आपका। आप अगर चाहो कि चलो मैं तो 8 सितंबर को जाके करूंगा रजिस्टर,
तो ना तो वो पोर्टल उस वक्त ओपन होगा और ना ही वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। देन यू हैव फिफ्थ, मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस। हम ये नहीं मान के चल सकते कि दूसरा बंदा चुप है तो उसने वो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और ना ही कोई आप ऐसी कंडीशन दे सकते हो कि भाई अगर तुम्हारा रिप्लाई इस टाइम तक नहीं आया तो मैं मान के लूंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जो भी कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसको बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे कम्युनिकेटेड का मतलब या तो आप उसको मतलब बोल के बता सकते हो, टेक्स्ट में बता सकते हो, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मोड है उसका आपको उस तरीके से बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने बताया ही नहीं कि भाई मैंने ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। Acceptance must be conduct. Acceptance should be communicated by the person who has the authority to communicate. तो acceptance को वो ही communicate कर सकता है जो कि उसको communicate करने के लिए authorized है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज आपके फ्रेंड ने आपको ऑफर दिया कि भाई चलो ऋषिकेश चलते हैं एंड घूम के आएंगे वहां पे। तो दैट डजंट मीन कि आपका छोटा भाई आपके बिहाफ पे बोले कि हाँ हाँ भैया तो जाएंगे या दीदी तो जाएंगी। जिसको ऑफर मिला है वो ही उसका एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करेगा, या फिर अगर कोई और बंदा उसके लिए अथोराइज्ड है तो वो कर सकता है कम्युनिकेट। देन यू हैव सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में मतलब क्या है, कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। तो जैसे कि मिस्टर ए है, वो है ऑफरर, तो उन्होंने कोई लेटर भेजा 12th मई को टू मिस्टर बी जो कि थे ऑफरी। तो 12th मई को जब उन्होंने लेटर भेजा और उन्होंने कब रिसीव किया, 15 मई को रिसीव किया और रीड किया 20 मई को। तो ऑफरर जो था उसके लिए 15 तारीख को जो जब लेटर रिसीव हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 15 मई, दैट इज व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड। ऐसे ही जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो अगेंस्ट ऑफरर कब होता है, जैसे ही आपने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपने उसको पोस्ट कर दिया है और अब वो एक्सेप्टर के सो दैट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर, तब आपका जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो पूरी हो जाएगी। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब होगा, जैसे ही वो जो पर्सन है जिसने ऑफर दिया था उसको आपका लेटर या जो भी चीज़ है वो रिसीव हो जाएगी, तो आपका ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड माना जाएगा। ये चीज़ें अब इतनी वैलिड नहीं है क्योंकि अब आपको कोई पोस्ट वगैरह के थ्रू नहीं भेजते हो आप, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेम चीज़ विथ रेवोकेशन की, कब आप जो ऑफर है उसको डिनाई कर सकते हो या फिर उसको मतलब खारिज कर सकते हो कि अब मैं ये ऑफर नहीं मान रहा हूँ। Then you have doctrine of privity of contract. So only parties to a contract can enforce a contract. The parties stranger to a contract cannot sue or be sued. तो suppose आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड सपोज कि आपका जो फ्रेंड था उसने डिफॉल्ट कर दिया। इन दैट केस आप उस फ्रेंड की वाइफ को, उसके मम्मी को या पापा को स्यू नहीं कर सकते हो। जो इंसान उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इन केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन इंस्यू इन्फोर्सिंग हिज राइट। तो जैसे कि bride sues father-in-law for not paying her allowance to her which he promised to her father। तो जैसे कि किसी के जो पापा थे जब शादी के टाइम पे उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उनसे बोला कि भाई आपको हमारी जो बेटी है उसको इतने इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, पर अगर वो नहीं पे करती है तो जो वो लड़की थी
वो कर सकती है, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तो उसी की वजह से हो रहा था ना, या उसी के नाम पे हो रहा था। देन कोई फैमिली सेटलमेंट है, या फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये सारे इसके एक्सेप्शंस हैं। नाउ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे कि आपकी मम्मी आपसे पैसे वगैरह नहीं लेती हैं। कंसिडरेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, तो ये एक एग्रीमेंट ही है एक तरीके से, मतलब रिटर्न वगैरह नहीं है, इम्प्लाइड चीज है एक, पर क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉइड हो जाएगा। कॉम्पनसेशन पेड फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, जैसे आपने कभी पहले अपने फ्रेंड की हेल्प की, ओके, और आज आप उससे कह रहे हो कि भाई देख, मैंने 4 साल पहले तेरी हेल्प की थी, अब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तो वो आपने वॉलेंट्री उसकी हेल्प की थी, आज आप उसको लेके ये नहीं कह सकते हो कि भाई मैंने क्योंकि तेरी हेल्प की थी अब तुझे भी मेरी करनी पड़ेगी। Then promise to pay debts barred by limitations, creation of agency in case of completed gifts. ये कुछ exceptions हैं of agreement without consideration is void. Then कुछ essentials हैं एक contract के, तो ये important है। सबसे पहला सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स कहा जाता है, कॉन्शेंसस एड एडम। ये चीज ना इस टाइप से, जैसे कोई लैटिन वर्ड है या फिर कोई फ्रेंच वर्ड इन्होंने यूज किया है, तो वो उसका ना मतलब पूछ लेते हैं, जैसे एक वर्ड था वॉइड एब इनिशियो, तो एक बार उसी का मतलब पूछ लिया था कि इसका मीनिंग क्या है, नहीं तो एक बार जो हम इको में पढ़ते हैं ना, एक वर्ड था मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसका मतलब पूछ लिया था कि सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो इस टाइप से भी पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट होना चाहिए। देन यू हैव सेक्शन 15 कॉर्शन, इसका मतलब क्या है कि आप किसी से उसको धमका के, या फिर कि भाई हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, या फिर तुम्हारे भाई को किडनैप कर लेंगे, बहन को किडनैप कर लेंगे, इस टाइप के डेथ थ्रेट्स या फिर किसी भी टाइप का थ्रेट देके, या फिर कुछ क्राइम कमिट करके आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते हो। फ्री कंसेंट का भी मतलब ये था कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए। देन यू हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब हो सकता है आपका, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपसे अगर कोई या फिर आपके बॉस आपसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं जो आप नहीं करना चाहते हो, बट क्योंकि वो इस पर्टिकुलर, मतलब उनके पास एक पावर है जो आपको अफेक्ट कर सकती है, तो वो उस चीज का यूज करके आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देन यू हैव फ्रॉड, सेक्शन 17, तो आप जानकर कि भाई मैं, मतलब आपको सारी चीजें पता थी कि ये एक फ्रॉड ही कर रहा हूं मैं, और आप फिर भी वो सारी चीजें करते हो, तो इन विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, तो ये भी आपका, अगर ऐसा कभी होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, आप कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं उसको चेंज कर देते हो, या फिर ढंग से नहीं बताते हो, तो दूसरा बंदा थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि भाई मतलब चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं, इन शॉर्ट। देन यू हैव मिस्टेक, जब when parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact which is essential to the agreement, then the agreement is void। तो आप, कोई पार्टी थी और उसने कहा कि सपोज आपकी कोई जॉब थी, और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको 12th करनी ही करनी है, ओके, और जो दूसरा इंसान था उसने ये सोचा कि जो बंदा 12th में है अभी, वो भी ये पर्टिकुलर जॉब कर सकता है, तो इन दैट केस ये एक मिस्टेक हो रही है ऑफ फैक्ट्स। तो हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट,
बायलैटरल मिस्टेक, दोनों साइड से कुछ मिस्टेक हो रही है, यूनिलैटरल मिस्टेक, एक साइड से कुछ मिस्टेक हो रही है। एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? दो कंडीशंस हैं, जब उसमें एक लॉफुल कंसिडरेशन हो और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल हो। Then section 6 is lapse of offer. Then contracts of उबर में फिदय, तो ये क्या होता है हमारे पास? contracts in which the law imposes a special duty to act with utmost good faith। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब ही utmost good faith होता है और ये एक लैटिन वर्ड है। देन यू हैव लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन, तो ये आता है आपके पास सेक्शन 23 में। और जब भी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट, तो ये आता है आपके पास सेक्शन 24 में। जैसे कुछ पार्ट तो उसका लॉफुल है और कुछ पार्ट जो है वो अनलॉफुल है, तो ये किस पार्ट में आएगा आपके पास? सेक्शन 24 के अंदर। तो कुछ चीजें हैं, एग्रीमेंट्स ऐसे जो कि आपको अगर वो रेस्ट्रेन कर रहे हैं ट्रेडिंग से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, तो वो अनलॉफुल ही माने जाएंगे, मतलब आप उस ऐसे किसी को रोक नहीं सकते हो। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि सेल ऑफ गुडविल, पार्टनर्स एग्रीमेंट, ट्रेड कॉम्बिनेशन और सोल सेलिंग एग्रीमेंट या फिर सर्विस एग्रीमेंट्स। देन एग्रीमेंट बाय और विथ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, ये भी आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन ही माना जाएगा। Then you have agreements made without consideration subject to these 3 exceptions। ये वाली जो exceptions हैं यहाँ पर, ये सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग ये भी मतलब अनलॉफुल ही होंगे। देन यू हैव एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग ये भी आपका अनलॉफुल ही है, तो आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते हो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही आपका होगा। या फिर एग्रीमेंट बाय वे ऑफ विच is not certain or capable being made certain, section 29। and then you have by way of wager or to do an act impossible in itself, section 56। थोड़े बहुत इसमें से ना आ चुके हैं, जैसे sections वगैरह आ चुके हैं। okay, so I guess this is enough for today, and in the next video I will discuss more about this concept, पर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी जितना आज हम गए हैं।